बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हुए सबसे पहले हम आज 5 फरवरी की बात करते हैं, क्योंकि आज कश्मीर डे मनाया जा रहा है, यौम यकजहती कश्मीर है और हम पूरी कौम, पूरे पाकिस्तानी अवाम इस वक्त कश्मीर के साथ खड़े हैं। और जिस तरह से कश्मीरियों का जज्बा है उसको वो अभी तक मान नहीं पड़ा और ना ही वो कभी मान पड़ने वाला है टिल तब तक जब तक कश्मीर पाकिस्तान नहीं बन जाता। और ये कहा जाता है कि कश्मीर शहरग है पाकिस्तान की, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के रहनुमा हो या बच्चा बच्चा हो, वो आज़ादी के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हैं। वो बताते हैं कि वो पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान उनसे है। आइए इसके ऊपर एक पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करते हैं। अगर रहनुमाओं की बात की जाए जो कि कश्मीर में तहरीकें चलाते रहे और जो आवाज़ बुलंद करते रहे आज़ादी की हुर्रियत, रहनुमा सैयद अली गिलानी मरहूम, उनकी तारीखी तकारीर जो है वो आज भी जहनों में गूंज उठती हैं। जब वो आज़ादी का नारा बुलंद करते थे और फिर उनके साथ साथ बच्चा बच्चा इस आवाज़ के साथ उनके साथ शामिल हो जाता था, तो उनके तकरीर के हवाले से हमने एक पैकेज तैयार किया, पहले वो देखते हैं फिर इसके ऊपर बात करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, ये है हुर्रियत रहनुमाओं की तकारीर और ये वो नारे हैं जो कि आज भी सुन के ये एहसास होता है कि कश्मीर ज़रूर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। हमने यहाँ पर देखा कि हमेशा से हमारी पाक फ़ौज भी अवाम की तरह शाना बशाना कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करती रही है, हम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। और ISPR ने इस बार भी एक नया तराना मकबूजा कश्मीर के लिए तैयार किया है, कश्मीरियों की आवाज़ बनने के लिए तैयार किया। ये गीत एक आज़म है, इजहार यकजहती का इजहार है कश्मीरियों के साथ, और ISPR की जानिब से जो काविश की गई है वो लहू गरमाने के लिए है, अवाम को जगाने के लिए है कि वो कश्मीर के साथ खड़े हैं और कश्मीर के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। यहाँ पर पहले मैं टॉप 5 स्टोरीज शामिल करूंगी जो कि आज के प्रोग्राम का हमारा हिस्सा होंगे, और उसके बाद यौम यकजहती कश्मीर पे हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं तो उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कहाँ पर कमी रह गई है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े होने का वो हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले बात होगी यौम यकजहती कश्मीर की। 5 फरवरी मजलूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन है, तो हर घर जो शहीद का घर है उसका दुख और उसके दर्द के ऊपर भी होगी बात। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मराकश कश्ती हादसे में 13 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक हो गई है। मैयतों की शनाख्त के लिए नादरा की खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं। इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अद्वियात की कीमतों में 200 गुना इजाफे के बाद न्यूट्रोस्यूटिकल और सर्जिकल आलात की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो चुका है। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या इसकी प्रोडक्शन कम हो रही है या फिर डॉलर की कीमत में इजाफा होने के बायस है? क्या वजूहात हैं? इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स और दीगर स्मार्ट डिवाइसेस साइबर सिक्योरिटी रिस्क करार दे दी गई हैं। क्या वजूहात हैं? हम आम रूटीन में जो वॉचेस इस्तेमाल करते हैं, फिटनेस ट्रैकर्स इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह से हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या हर्निया का इलाज बगैर ऑपरेशन मुमकिन है। हर्नियों के ऑपरेशन के हवाले से अगर आप बचना चाहते हैं तो इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नए टोटके कैसे आजमाए जाएं, कौन सा है नया टोटका जो कि आपको इस मर्ज से छुटकारा दिलवा सकता है, इस सब पर भी होगी बात हमारी। लेकिन आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यौम यकजहती कश्मीर पर। तो सबसे पहले अगर हम कश्मीर की बात करें तो क्योंकि 78 साल गुजर गए हैं कश्मीरियों को कुर्बानियां देते हुए, हर घर शहीद का घर बन चुका है, हर घर में कोई ना कोई किसी ना किसी का अपना प्यारा शहीद हो चुका है और कोई तो पूरे घर इसकी लपेट में आ चुके हैं। जो भारत की जानिब से किया जा रहा है वो बर्बरियत, वो जुल्म अभी तक वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगर हम बात करें बुरहान वानी की, तो बुरहान वानी ने जिस तरह से एक हीरा हमने खो दिया, इस तरह से पता नहीं कितने और हीरे, उनकी शहादतें अभी होना बाकी हैं, अभी और क्या कुछ हमें देखना पड़ेगा अगर कश्मीर की आज़ादी हम हासिल नहीं कर पाते हैं। तो क्या वजह है, क्या हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कश्मीर को आज़ाद हम क्यों नहीं करवा पा रहे और कश्मीरियों के दुख क्या हैं, उन सब के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ ही हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। शेख अब्दुल मतीन सीनियर हुर्रियत रहनुमा है, वेलकम टू शो कहेंगे शेख साहब आपको। हम कश्मीर की आज़ादी के लिए हर साल ही आवाज़ बुलंद करते हैं, हर साल जलसे जुलूस भी होते हैं, तहरीकें भी चलती हैं और हम देखते हैं कि सेमिनार्स का इनकाद होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। क्या हम इंसाफ कर पा रहे हैं कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जो हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ उम्मीदें लगाए बैठे हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है, ममलिकत खुदा दे पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कश्मीरियों की हर लिहाज से मदद करता है।
कमी कोताही कहाँ पे रहती है वो ज़रूर डिस्कस भी होगा, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि कश्मीर जो है ये कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। कश्मीर जो है एक नेशनल इशू है, हमें इसको एज अ नेशनल इशू लेके आगे बढ़ाना चाहिए। और उसके साथ जो हमारी पॉलिसी है, एक तो हमारी पॉलिसी प्रोएक्टिव होनी चाहिए और फिर हमारी पॉलिसी में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान के अवाम का ताल्लुक़ है, आज आप देखिए आपने मुझे भी बुलाया, मैं इस्लामाबाद से आया, पहले आ जाओ, आपका शुक्रिया, क्योंकि मुझे भी जो यहाँ से कश्मीर के हवाले से गवर्नमेंट लेवल पे और बाकी लेवलों पे प्रोग्राम हो रहे हैं, मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो ये जो आज हम देखते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है कश्मीरियों के साथ इजहारी यकजहती के लिए ये दिन मनाती है, इसलिए हम देखते हैं इस दिन के हवाले से जो है टॉक शोज़ भी होते हैं, रैलीज़ भी होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, पूरे पाकिस्तान को बिल बोर्ड से सजाया जाता है। असल में ये पाकिस्तानियों की तरफ से पैगाम होता है कश्मीरी अवाम में कि आप इस जद्दोजहद में अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम आपके ये तो बात दुरुस्त साथ आप कह रहे हैं कि हम हमेशा उन्हें ये पैगाम देते हैं अपने 5 फरवरी के दिन कि हम उनके साथ खड़े हैं, वो इस जंग में, आज़ादी की जंग में वो अकेले नहीं है। लेकिन अमली इक़दामात होते हुए नज़र उस तरह से नहीं आ रहे हैं। क्या समझते हैं हुकूमत को किस तरह के इक़दामात लेने चाहिए कि हम एटलीस्ट जो हक है वो अदा कर पाएँ? इसकी बुनियादी वजह है जो मैंने पहले भी गुजारिश की कि हमें जहन में रखना है कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। ये जो कब्ज़ा है मकबूजा कश्मीर में किसका है? ये भारत का है। फिर हमें देखना है कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिस तरह ये फ़लस्तीन को मदद करता है, बल्कि पाकिस्तान जो है कश्मीर, जिस तरह आपने भी फरमाया है, शाहरग है। फिर आपने ये नारे भी बताए, वहाँ के नारे क्या लगते हैं। फिर आप मेरे जो कायद मरहूम सैयद अली शाह गिलानी साहब की भी आप बात की है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। इसका मतलब ये है कि एक हिस्सा जो पाकिस्तान का है वो पंजे इस्तिबदाद में है, वो कब्ज़े में है। इसलिए जो कश्मीरी है, जिस तरह आपने भी बताया भी है, ये भी वीडियोज़ भी दिखाए, कश्मीरी अपनी जो जद्दोजहद को अपने खून से मुसलसल जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अब इसका जो असल में पाई तकमील तक पहुंचाना जो है वो है पाकिस्तान का काम। इसलिए हम पूरी पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है या अपोजिशन है आपस में इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर के मसले पे जो है, क्योंकि अगर हम माजी में देखेंगे, क्योंकि टाइम कम होता है, हमसे बहुत सारी गलतियां इस हवाले से हुई है, तो हमें उन गलतियों को अजाला करना है, हमें आगे बढ़ना है। देखिए आपका खुद भी ताल्लुक श्रीनगर से, आपके बहन भाई, आपकी पूरी फैमिली वहाँ पर अभी तक रहती है। वहाँ के लोग जिनका जज्बा आज तक हम देखते हैं कि कम नहीं हुआ, वो जब जंग शुरू हुई है, जब कश्मीर आज़ाद हुआ, जब कश्मीर जो है वो मकबूजा हिस्सा बन गया, उस वक्त से लेकर अब तक, जो कि 78 साल कहने को बहुत आसान सा लफ्ज़ है 78 साल, लेकिन उन लोगों ने तो वो 78 साल गुजारे हैं, उनके ऊपर वो बीते हैं 78 साल। हम लोग देखते हैं हमेशा से यहाँ पर स्पीचें होती हैं, तकारीर होती हैं, मैसेजेस दिए जाते हैं कश्मीर की यकजहती के लिए, लेकिन अमली इक़दामात हमारे यहाँ पर उस तरह से नज़र नहीं आते हैं। क्या आप सेटिस्फाई हैं कि जो कश्मीर के लिए इस वक्त इक़दामात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, या हम उसका हक अदा कर पा रहे हैं? देखिए आपने जो खुद भी बताया है कि तवील एक दास्तान है लाजवाल कुर्बानियों की, यानी 47 में भी अगर आप देखेंगे, टेलीग्राफ ने बताया था 2.5 लाख शहीद किए गए उस वक्त, हालांकि तादाद ज़्यादा थी। फिर हम 88 के बाद देखेंगे ये कुर्बानियों का सिलसिला, 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी शहीद हुए हैं। हिरासती कत्ल 8 लाख से ज़्यादा है, मॉलेस्टेशन 12,000 से हिरासती कत्ल 8,000 से ज़्यादा है, मॉलेस्टेशन 12,000 से ज़्यादा है, बेवाए 22,000 से ज़्यादा है। तो उसके साथ जो है और कुर्बानियाँ हैं, ये जो गुमनाम कब्रें हैं, हमारी पूरी क़यादत जो है, अभी आपने सैयद अली शाह गिलानी साहब, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, इनके बाद जो वहाँ पे बने हैं मसरत आलम भट्ट साहब, वो इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं, ठीक है ना, 25 साल से ज़्यादा उनके अरसे ये जेल में है। शबीर अहमद शाह साहब जो है 30 साल से है, यासिन मलिक साहब हमारे कायद है, बहुत आप भी गिरफ्तार रहे हैं, आपने बताया कि मैं खुद, आसिया बाजी वगैरह, मैं खुद, ये अल्लाह ताला का मतलब एजाज़ ही होता है कि मैं खुद कायद तहरीक मरहूम सैयद अली शाह गिलानी साहब के नैनी जेल इलाहाबाद में रहा हूँ 89 से लेके 91 तक। जहाँ तक आपका सवाल है पाकिस्तान के हवाले से, जो क्या आप मुतमईन है, देखिए ये जो एक्टिविटीज़ है, ये भी एक तहरीक आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए एक हिस्सा है। इस हिस्से को जब गुरमाने का एक तरीका हम जब ये देखते हैं तो हमें खुशी होती है, और हम इसके शुक्रगुजार भी है पाकिस्तान के। और ये मोहब्बत एक तरफा नहीं है, कश्मीरी भी इससे ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसलिए पाकिस्तान के जितने भी कौमी दिन हैं वो कश्मीरी भी मनाते हैं। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हमारा जो जितने भी महज है कश्मीर के हवाले से, हमें हर महज को एक वक्त से चलाना है और एक वक्त के साथ प्रोएक्टिव रहना है। कभी कभार हम जब देखते हैं हुकूमतों में, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के आवाम की और कश्मीर के
आवाम की दिल की धड़कनें एक साथ धड़कती एक साथ है, ये अलग नहीं हो सकते। ये जिस्म और रूह के मानद है, ये एक ही सिक्के के दो रूह के। पाकिस्तान की कहा गया और कश्मीर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया शहरग है कश्मीर, मतलब और किस सबसे इम्पोर्टेंट वेन ही शायरग होती है, और अगर वो काट दी जाए तो इसका मतलब है कि इंसान खत्म हो जाता है, तो वो कश्मीर है। जो नजरिया कायदे आज़म ने यानी पेश किया है और वक्त ने साबित कर दिया कि वो नजरिया बिल्कुल सही था, क्योंकि कश्मीर को हमें देखना है, ये नजरिया के तौर पे भी हमें देखना है। तो क्या आपके कायदीन उस नजरिए के मुताबिक चल रहे हैं? और जिस तरह से हम देखते हैं कि जब 5 फरवरी 2019 को एक खसूसी हैसियत ख़त्म की गई कश्मीर की और यूनियन टेरिटरी का खिताब दिया गया, तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और जब इमरान खान साहब से सवाल किया गया इस हवाले से, उन्होंने कहा गया कि आप कुछ करें, तो वज़ीर-ए-आज़म थे वो उस वक्त के, और उन्होंने बड़े हंसी वाले अंदाज में उस बात को उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि क्या मैं भारत के ऊपर हमला कर दूं, क्या करूं मैं? तो क्या यही रवैया रहेगा हमारा? देखिए, ये जो 5 अगस्त का इक़दाम हुआ ना, तो ये खौफ और यानी डर था हिंदुस्तान को कि कुदरती बात है, जो पाकिस्तान है वो इसको करने नहीं देगा, उस तरह वो सामने आएगा। ये एक तलख हक़ाइक़ है, सामने उस तरह नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान की कमज़ोरी, हमारी कमज़ोरी, पाकिस्तान के आजमाइश कश्मीरियों का ये एक है, पहले हमें ये समझना है। इसलिए हमारे लिए जितनी भी गवर्नमेंट है, हमारे लिए सब मोहतरम है, लेकिन कुदरती बात है, जो कश्मीर के हवाले से बात करेंगे उसके हवाले से एक्ट होगा। हमारी हाथ उठते हैं उनके लिए, दुआओं के लिए। जो आपने बात की है, पहले तो मैंने आपको, हमारे लिए सब एक जैसे, लेकिन कोई गलतियां हुई है ना, बहुत सारी बातें, क्योंकि हाँ गलतियां नहीं हुई। हमने बुरहान वानी जैसे तहरीक चलाने वाले वो हीरे खो दिए हैं, वो माओ ने वो बच्चे खो दिए हैं जो कि तहरीक चला रहे थे, और जो कि वो जज्बा था जो हम आज भी देख रहे हैं, बच्चों के अंदर वही जज्बा है, माओ का वही जज्बा। इतने बेटे अपने जवान लहू लुहान देखने के बाद भी माओ का जज्बा भी पस्त नहीं हुआ है, ना ही हम देख रहे हैं बहनों का जज्बा पस्त हुआ है, ना ही वो जो आप बेवाओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने घर टूटते हुए देखे हैं अपने सामने, अपने बच्चों को यतीम होते हुए देखा, ना ही उनके हौसले पस्त हुए हैं। तो फिर जो भारतीय तसल्लुत है, जो भारतीय फौज हैं, या भारत का एक नज़रिया है, वो किस नज़रिए के मुताबिक चल रहे हैं? वो एक आज़ाद कौम को किस तरह से अपने शिकंजे में दबोचे हुए हैं और उसके ऊपर तसल्लुत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि ये कश्मीरी हैं और इनको अपने कंट्रोल में रख पाना इतना आसान काम नहीं होगा? देखिए, भारत ने पूरा देखा है, क्योंकि उसने जितने भी ये जो जुल्म और जबर के हरबे इस्तेमाल किए हैं, और जिस हवाले से मैंने तादाद भी रियासती दहशतगर्दी की है, फिर इक्तिसादी दहशतगर्दी भी की है, फिर अदलिया की दहशतगर्दी भी की, उसने देखा कि कश्मीरी जो है वो पीछे हटते नहीं है। और कश्मीरियों का एक तो नारा से वो हटते नहीं है, आज़ादी से हटते नहीं है, लेकिन जो मोहब्बत उनको है पाकिस्तान के साथ, उसमें भी वो हटते नहीं है। यानी अगर कश्मीरियों को सज़ा मिलती है, ये आप हमें समझना है, पाकिस्तान भाइयों को, वो सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरियों को इस वजह से मिलती है क्योंकि वो पाकिस्तान का कहते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान की अब ये क्या, उसने कहा कि अब जो मैंने हथकंडे इस्तेमाल किए ऊंचे के, इससे नहीं हट रहे हैं, अब क्या करना चाहिए? उसने कहा अब इनकी शिनाख्त ख़त्म कर लो। ये जो 5 अगस्त 2019 का इक़दाम उठाया, हमें बहुत इसको समझना, हम इसको बहुत लाइट लेते हैं। ये जो वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज की गई है और की जा रही है, लाखों गैर रियासती बाशिंदों को उन्होंने क्या दिया है, डोमिसाइल दिए हैं। अब उन्होंने क्या, जो हमारी ये है प्रॉपर्टीज़, उसको अटैच किया गया है। अब जो हमारे वहाँ पे गवर्नमेंट के मुलाजमीन है, जो एक कोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को उनसे बेदखल किया जा रहा है। अब इतना ही नहीं है, जो वहाँ की मसाजिद है उसको क्या किया जाता है, कोई ना कोई बहाना बना के, जिस तरह बाबरी मस्जिद को किया गया, और वो इस पर अमलन काम कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको ख़त्म किया जाए। और मुसलमानों का जो वहाँ पे है, इस्लाम का जो जहन में है, उसको किस तरह ख़त्म किया जाए, वो एक जामिया पॉलिसी के तहत उसको ख़त्म करने के लिए वो चीज़ें आगे बढ़ा रहा है। तो नस्ल कुशी जो वो दूसरी तरफ जारी है, तो इसलिए जो हिंदुस्तान को है उसको कश्मीरी अवाम के साथ कोई मोहब्बत नहीं है ना। वो कहते हैं हमारे दुश्मन है, इनको मारो, इनको ख़त्म करो, सफ़े हस्ती से हटाओ, उनकी ज़मीन के साथ ये है। फिर हमें एक चीज़ यहाँ पे भूलना नहीं चाहिए, वो ये है, कश्मीर का मसला कोई भारत और कश्मीरियों का मसला नहीं है। कश्मीर का मसला जो है एक इंटरनेशनल मसला, ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी मसला नहीं है, ये कश्मीरी अवाम की राय का मसला है, इस्तिस्वाब का मसला है, खुद इरादियत का। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक भी देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक भी उन्हें उनका हक़ इरादियत मिलना चाहिए, जो कि दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक क्राइम है जो भारत की जानिब से किया जा रहा है। हम ये देखते हैं कि भारत अपने जो हथकंडे हैं वो हर तरह से इस्तेमाल करता रहा है कश्मीरियों के ऊपर। और फिर जो हुर्रियत रहनुमा थे सैयद अली गिलानी मरहूम, उन्होंने अपना आखिरी वक्त भी जिन हालात में गुजारा, लेकिन फिर भी
उनका जज्बा जो है वो मान नहीं पड़ा। वो फिर भी जो उनकी तकारीर थी वो ये बताती थी कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। तो वो जो आवाज़ थी वो आप समझते हैं कि आज भी वहाँ के जवानों में वो ज़िंदा है, वो मौजूद है। जिस तरह से वो हिम्मत और ताकत की मिसाल बने रहे और फिर उसके बाद बुरहान वानी जैसे बहुत सारे बच्चे, तो क्या समझते हैं कि आज भी कश्मीरियों के अंदर वही हिम्मत और वही ताकत मौजूद है लड़ने? कश्मीरियों के हिम्मत ये हिंदुस्तान को भी पता है। हम इनसे ये जज्बा जो ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि बात लंबी ना हो जाए। हम जब 88 से जब ये तहरीक शुरू हुई है, फिर 2008 में, 2010 में, 2016 में जब बुरहान को शहीद किया गया 8 जुलाई को, यानी आप देखिए लाखों लोग सड़कों पे आए हैं, ठीक है ना। भारत ने ये जब चीज़ें देखी है कि कश्मीरी जो है किस तरह आगे बढ़ते हैं, उन्होंने एक जामिया पॉलिसी बनाई। ये हमें समझने की ज़रूरत है। वो उस जामिया पॉलिसी पे उन्होंने यानी अमल करना भी शुरू कर दिया। इसलिए आप देखते हैं वहाँ पे आप कोई पोस्ट नहीं कर सकता है, यानी मेरा अगर कोई या आपका ज़बान बंद करने वो तो पाबंदियाँ है ना। यानी अगर लाइक भी आप करेंगे ना किसी पोस्ट को, वो उसको भी चेक करके, यानी जुल्म और जबर जो है इस वक्त जो है वहाँ पे, अगर आप कहेंगे कि कश्मीर एक बहुत बड़ा जेल खाना इस वक्त, तो गलत नहीं होगा। और अगर कहेंगे इट इज़ अ लाइक ए लिविंग हेल, वो भी गलत नहीं होगा। यानी हम अगर देखें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2 रिपोर्टें तो फिर क्या इकदाम होने चाहिए हमें आज के दिन, अगर हम ये अहद करते हैं कि हमें उन इकदाम को करना है जो कि कश्मीर की आज़ादी के लिए यकीनी साबित हों या उसके लिए कारआमद साबित हों, तो हमें कौन से इकदाम जो है वो करने चाहिए? आज क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कश्मीरी बहन भाई? देखिए, एक तो ये है कि हम भी समझते हैं कि ममलिकत पाकिस्तान जो है वो एक मुल्क ऐसा है जो हमारे बैक पे है और वो इसका फरीक भी है। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो पहले से जो हमें काम करने की ज़रूरत है, टाइम लगता है तहरीक को, ये हम भी समझते हैं। हमें पाकिस्तान के हालात पे कश्मीरियों को बहुत नज़र है और आपको उतना गम और परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जब ढाका का भी मसला हो गया, जितना ये गम कश्मीरियों ने उस वक्त महसूस किया, मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों ने खुद नहीं महसूस किया है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, कश्मीरियों की जो कुर्बानियाँ हैं उसको हमें पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए, यानी डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, दूसरे बाकी जो महाज इसके हैं उस पे हमें एक्टिव रहना चाहिए। और एक पॉलिसी जो होती है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए, हमारे लिए पाकिस्तानी सब मोहतरम है, लेकिन उनको उसी पॉलिसी को आगे, हम कहते हैं कि पॉलिसी है, ठीक है ना, हम भी समझते हैं। कोई भी हुकूमत आए, कोई भी हुक्मरान हो, हमें कश्मीर के हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है और उसी को फिर हमें हर फोरम पर लेकर जाने और आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है शेख अब्दुल मतीन साहब, सीनियर हुर्रियत रहनुमा है, आपका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और ये जो यौम यकजहती कश्मीर की आवाज़ है, ये तो हम यूँ ही बुलंद करते रहेंगे, हमेशा हर साल हम उठाते हैं आवाज़, और ये जंग जब तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं करवा लिया जाता। तो हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं साइबर हमलों की, जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं। आए रोज़ नित नए साइबर हमले जो है वो आप पर हो रहे हैं। स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स और दीगर जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो साइबर सिक्योरिटी रिस्क करार दे दी गई हैं। जो आप आम रूटीन में अपने हाथों में बाजू पर एक वॉच पहन लेते हैं या कुछ ऐसे ट्रैकर डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिससे आप अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपना शुगर लेवल, अपना ब्लड प्रेशर, वो तमाम भी अब आपके जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो लीक कर सकती हैं। तो नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर दी है जनाब। कहा गया है कि पहनने के काबिल स्मार्ट डिवाइसेस सिक्योरिटी रिस्क हैं। स्मार्ट डिवाइसेस खुफिया मालूमात के अफशा करने में मुलव्विस हैं, तो हसास मकामात में इन डिवाइसेस का इस्तेमाल साइबर हमलों का बायस बन सकता है। डाटा लीक से बचने के लिए पहनने के जो काबिल डिवाइसेस हैं उन पर सख्त कंट्रोल किया जाए। ये कहा जा रहा है काबीना डिवीज़न की जानिब से कि हसास मकामात पर जो पहनने वाली डिवाइसेस हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। और एडवाइजरी में मजीद सिफारिश की गई है कि हसास मकामात पर इन डिवाइसेस के GPS और ब्लूटूथ को गैर फॉल किया जाए। तो इस सब पर बात करते हैं हम कि किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा इन डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाना। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। रायद अफजल IT एक्सपर्ट हैं, वेलकम टू शो कहेंगे रायद अफजल आपको। रायद, ये हम रोज़ देखते हैं कि हमारे ऊपर कोई ना कोई नया साइबर अटैक होता है और फिर उसके बाद हम उससे निमटने की कोशिश में लग जाते हैं कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। वॉचेस पहनना या इस तरह की जो डिवाइसेस हैं जो कि आपको ट्रैक आपका बनाती हैं या आपको बताती हैं कि आप इस वक्त कितनी रनिंग कर चुके हैं, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपका हार्ट बीट क्या है, ये तमाम डिवाइसेस किस तरह से आपका डाटा लीक कर सकती हैं? पहले तो हम इसके ऊपर आ जाते हैं। देखिए, सबसे अहम बात आज के दौर में जो हर किसी को एक जुमला
हमेशा अपने ज़हन में रखने की ज़रूरत है ना, अगर आप आज के दौर में ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो वो है कि डेटा इज़ द न्यू गोल्ड। आज का गोल्ड जो है ना, हम्म। वो डेटा है, डेटा, इंफॉर्मेशन। आपके हम्म। आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन है ना, वो आज का गोल्ड है। दुनिया यस। की हर कंपनी, हर हुकूमत, हर सीक्रेट सर्विस, हर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी, वो आपके डेटा के पीछे है, उसे आपका हम्म। डेटा चाहिए। ये ठीक है। ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, आप ये ज़हन में रखें कि उसके पीछे कोई बैठा है, जो लालच है, जिसकी राल टपक रही है आपके डेटा के लिए। ये नंबर दुरुस्त। 1 बात है। ये बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन रायद तो अफजल साहब, ये सवाल तो जो है पूरी दुनिया में डिवाइसेस यूज़ होती हैं, वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस यूज़ होती हैं। पूरी दुनिया को साइबर हमलों का सामना है, या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं? जी, ये तो पूरी दुनिया का मसला है ना, ये तो पूरी दुनिया का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। ठीक है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन माज़रत के साथ जो हम समझते हैं ना कि कोई बड़ी सीक्रेट है और वो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वो तो उनकी सैटेलाइट है। सैटेलाइट से हम्म। इतना सा हिस्सा भी ये पढ़ा जा सकता है, ये 10 सेंटीमीटर बनते हैं, ये इतना सा स्पेस में जितनी जगह आ रही है ना, ओह हो। ये भी अब पढ़ा जा सकता है। वो जगह-जगह उन्होंने बग्स किए हुए हैं, फॉरेन एजेंट पाकिस्तान में इतने घूम रहे हैं, उसकी कहानी छोड़ दें, सैकड़ों में है वो तो इस वक़्त, हम्म। और उन्होंने जगह-जगह बग किया हुआ है। तो वो उसका इतना बड़ा मसला नहीं है मेरे ख़्याल में तो, ठीक है। मेरे ख़्याल में, क्योंकि पाकिस्तान की हर इन्फॉर्मेशन हर बड़ी दुनिया की एजेंसी को लीक हो रही है, और वो एक टॉप सीक्रेट इश्यू है, लेकिन वो एक हम्म। अलग इश्यू है। लेकिन इस वक़्त इश्यू जो है ना, जो किसी को, आपको, लोगों को कंसर्न कर सकता है, वो मैं हम्म। आपको बताता हूँ, वो बड़ा अहम है। जी जी। वो इश्यू ये है कि ये जो स्मार्ट वॉच है, अगर आप इसका ब्लूटूथ और वाई-फाई हर वक़्त खुला रखेंगे ना, तो हम्म। आपकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास जा रही है, किसकी हार्ट बीट क्या है, शुगर लेवल क्या है, कितनी हम्म। ट्रैकिंग हो रही है, फिर वो उसके हिसाब से आपको एड्स फेंकेंगे, एड्स शो अच्छा। करेंगे। हाँ, अगर आपने ये डिवाइस अपने मोबाइल से हम्म। या कंप्यूटर से लिंक की हुई है ना, तो आपके सामने एड्स आना शुरू हो जाएँगे। सही सही सही। अच्छा, ये एड्स आते हैं हमारी हेल्थ को देखते हुए कि अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत को किस चीज़ की ज़रूरत है। रायद अफजल साहब, ये हम नोटिस भी करते हैं कि जब हम कोई चीज़ सोच रहे हैं या हम कुछ ऐसा गुफ्तगू कर रहे हैं आपस के अंदर, तो वो थोड़ी देर के बाद हम जी। जब स्क्रॉल करते हैं अपना फ़ोन, तो वो उसके ऊपर आ जाता है, रिसर्च में आ जाता है। तो ये क्या हमारी जो बातें गुफ्तगू होती है, ये भी लीक हो रही होती है उस वक्त, जो कि हम रोज़मर्रा में आपस में बैठे हुए कर रहे होते हैं? जी, ये अगर आपने अपना माइक और साउंड वगैरह बंद नहीं किए हुए हम्म। और इसको हर वक़्त आप ऑन रखते हैं ना, तो आपकी जो कन्वर्सेशन है, वो इन तक जा रही है, और ये जो बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, गूगल वगैरह ये सब, इनके ऊपर कई दफ़ा ये मुकदमे हो चुके हैं। कई हम्म। दफ़ा यूरोपियन यूनियन ने इनके ऊपर लॉ सूट्स किए हैं कि भई ये अपनी डिवाइसेज़ बंद करें, तो इन्होंने कहा कि अच्छा जी, हम ऑप्शन देते हैं, लोग खुद बंद कर लें। लेकिन ये बंद नहीं होते। तो दुरुस्त। आपके वर्ड्स ये पिक करते हैं और फिर वही एड्स आपको देना शुरू कर देते हैं। आप किसी को ईमेल करते हैं, वो ये ईमेल रीड कर लेते हैं, उसमें से कीवर्ड उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपने किसी रिश्तेदार को लिखा कि मेरे दाँत में दर्द है, तो वो हम्म। टूथ एक से, दाँत के दर्द से उन्होंने पिक कर लिया कि लो भई, इसको ना फलाँ टूथपेस्ट का एड डालना शुरू कर दो। तो वो जो हम्म। कंपनीज़ होती हैं, वो पे करती हैं इन कीवर्ड्स के लिए, ये गोल्ड है। अच्छा रायद चूँकि अफजल हम साहब, भी आजकल मैं बड़ा डिस्कस कर रही होती हूँ कि मैं वेट गेन कर रही हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ, तो मुझे तमाम उस तरह के नुस्खे और तमाम अद्वियात, डाइटरी प्लान आ रहे होते हैं, तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम डिवाइसेस की वजह से हम साइबर हमलों के हर वक्त अटैक के जद में है, हम किसी वक्त भी इसका शिकार हो सकते हैं। अगर आपने कहा कि इंटरनेट या ब्लूटूथ बंद कर दिया जाए, या फिर इंटरनेट और जी। ब्लूटूथ ऑन रखा जाए और डिवाइस को ही बंद कर दिया जाए, तो क्या समझते हैं तब भी, क्योंकि अब ब्लूटूथ और इंटरनेट ऑन है लेकिन फ़ोन या आपकी वॉच या ऐसी कोई डिवाइस ऑफ कर दी गई है, तब भी हम इस अटैक में आ सकते हैं, तब भी हमारा डाटा शेयर हो नहीं, रहा होगा? अगर अगर आपने फ़ज़ूल की अनसिक्योर ऐप्स डाउनलोड नहीं की हुई, हम्म। मिसाल के तौर पे हाँ, हमारे घर में बहुत से लोगों के पास ये स्मार्ट वॉचेस हैं।
तो जो मेरी छोटी सबसे बेटी है उसको भी उन्होंने बर्थडे का गिफ्ट ले दिया। उसने बच्चे ये करते हैं, हुँ, गैर ज़रूरी ऐप्स पर डाउन किए जाते हैं, चीज़ें डाउनलोड किए जाते हैं, दुरुस्त। उनमें बग होता है। आप उसको हुँ, क्लोज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप सिक्योर हमेशा ऐप डाउनलोड करते वक़्त सिक्योर का निशान मस्ट देखें, SECURE सिक्योर, हुँ। इसको ज़रूर पढ़ें, वरना वो ऐप नहीं है, वो डेटा चोरी करने का अच्छा, ज़रिया ये है। सिक्योर तो जो वो लिखा होगा, ये ऐप कोई भी डाउनलोड करते वक़्त उसके अंदर शो होगा कि सिक्योर्ड ऐप लिखा जी, हुआ जी, होगा? ऑफ़ कोर्स, ठीक है। ऑफ़ तो कोर्स, ऑफ़ हमें वही कोर्स, ऑफ़ ऐप जो कोर्स। है वो डाउनलोड करनी चाहिए जो जिसके जी, ऊपर सिक्योर शो हो करनी रहा है साइन चाहिए। के ये किसी किस्म का बग नहीं है या ये किसी किस्म का वायरस आपके फ़ोन में नहीं आ सकता या आपको ट्रैप करने के लिए नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ भी जी। है, हम लोग कुछ दिन पहले इस पे बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी ऐप्स या ऐड ऑन्स हैं जिनको आप अगर अपने फ़ोन में ऐड कर लेते हैं तो आप उसकी उस वेबसाइट तक फ़ौरन रसाई तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी आपके फ़ोन के अंदर से डाटा चोरी कर रहा होता है और वो भी साइबर अटैक आपके ऊपर करवा सकता है। तो उसके हवाले से बताइएगा, क्योंकि जैसे जैसे जिद्दत आ रही है टेक्नोलॉजी के अंदर वैसे वैसे ही हम साइबर हमलों का शिकार ज़्यादा होने लगे हैं। देखिए, इसमें जो अहम बात एक आम इंसान के लिए है ना, वो जो सिक्योरिटी रिस्क है, वो तो एक अलग इश्यू है कि ज़ाहिर है अगर आप किसी सेंसिटिव बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास क्लीयरेंस है ना। तो अगर हुँ, आपके पास क्लीयरेंस है, तो जब आपको उन्होंने क्लीयरेंस दी है, तो वो आपको उन्होंने ये भी बताया होगा कि भाई यहाँ पे आपको क्या-क्या मेजर्स करने हैं अपनी वॉचेस के हवाले से, मोबाइल के हवाले से। वो एक दुरुस्त। बिल्कुल अलग टॉपिक है, हम उसमें बात नहीं करते क्योंकि वो तो अंडरस्टूड सी बात है ना। हम बात हुँ, करते हैं इन आम इंसान के लिहाज से। वहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा इश्यू एज़ हुँ, एन एआई एक्सपर्ट तो मैं क्या हूँ, एज़ अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं कहूँ कि मैं हुँ, जो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखता हूँ, मैं सबसे बड़ा इश्यू पाकिस्तानी लोगों के साथ ख़ास तौर पे ये देखता हूँ कि उनका डेटा चोरी होता है, फिर दुरुस्त। उनको एड्स फेंके जाते हैं, फिर उसी हवाले से खबरें मिलती हैं और वो उसी हुँ, एक छोटे से बबल में फिर जीना शुरू कर दिया हुआ है उन्होंने। दुरुस्त। और वो छोटे से बबल्स में रह के समझते हैं कि उनको पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल, और हमें ये वो तमाम सब डिवाइसेज़ जानते जो हैं। है यही लेकर चल रही होती हैं, हम इनके मुताबिक फिर सर्वाइव करना शुरू कर देते एग्ज़ैक्टली। हैं, अपनी ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर देते हैं। शुक्रिया रायत अफ़ज़ल साहब, बहुत सारा ब ब कि इसके ऊपर गुफ्तगू होना बाकी थी, लेकिन क्योंकि टाइम की कमी थी इस वजह से इतनी ही इस पे बात कर सके हम। बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने का। और जनाब, ये जो डिवाइसेज़ हैं ये आपकी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रही होती हैं, आपका तमाम डाटा कहीं भी किसी भी वक्त लीक हो सकता है, तो एहतियात से आप इस्तेमाल कीजिए। डिवाइसेज़ इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन एहतियात से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हेडलाइंस की एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको। कुछ अच्छी खबरें हैं मेरे पास जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको बताऊं कि अमरीकी डॉलर की कीमत जो है वो 140 रुपये 89 पैसे दिखाई दे रही है। जनाब, ये मैं नहीं कह रही और ना ही आप खरीदने चल पड़िएगा, क्योंकि ये कीमत इस वक्त गूगल शो कर रहा है। गूगल में कोई ग्लिच आ चुका था जिसकी वजह से गूगल ने अमरीकी डॉलर की कीमत 140 रुपये 89 पैसे दिखाई है, जबकि कनेडियन डॉलर की कीमत 97 रुपये 67 पैसे हो चुकी है जनाब। और यही नहीं, सऊदी रियाल भी पीछे नहीं है, 37 रुपये 56 पैसे पर दिखाया गया है। और अमाराती दरहम की कीमत भी 38 रुपये 36 पैसे बताई गई है। ये कोई तकनीकी खराबी थी, कोई ग्लिच था जिसकी वजाहत गूगल की जानिब से अभी तक नहीं की गई है। और अगर इन कीमतों पर मार्केट में दस्तियाब भी हों तो क्या ही बात है। मैं तो इस वक्त तमाम करेंसी जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर ख़रीद लेती, क्योंकि इस वक्त क्योंकि गूगल की जानिब से अगर शो किया जा रहा है और आप लोग सबसे ज़्यादा चेक ही करते हैं गूगल के ऊपर कि इस वक्त कीमतें क्या चल रही हैं। और जब मैंने सर्च किया तो गूगल की कीमत, गूगल जो शो कर रहा था वो उस वक्त कीमत थी अमरीकी डॉलर की वो 140 रुपये 89 पैसे थी। तो मैं बहुत शॉक्ड हुई हूँ कि क्या अमरीकी डॉलर इतनी कम कीमत पर अवेलेबल है, करेंसी इतनी नीचे आ गई है। और मैं एक दफ़ा, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं तो उस वक्त सारे डॉलर ख़रीदने जा रही थी, लेकिन वो के थे नहीं, तो बचत हो गई। और जनाब, ये सिर्फ यही करेंसी नहीं बल्कि कनेडियन जो है डॉलर वो भी नीचे आया, 97 पैसे 67 पैसे है। फिर सऊदी रियाल 37 रुपये 56 पैसे पर दिखाया गया है जनाब। और उसके बाद
अमाराती दरहम भी पीछे नहीं रहा, उसकी कीमत 38 रुपये 36 पैसे दिखाई गई है। तो तमाम करेंसी जो है वो जो खरीदने वाले होंगे वो एकदम शॉक हुए होंगे और यकीनी तौर पर उन्होंने रुख कर लिया होगा फ़ौरन करेंसी एक्सचेंज पर, ताकि वो जल्द से जल्द खरीद सकें। लेकिन हैरत की बात यह है कि गूगल की जानिब से इस ग्लिच के हवाले से या इस तकनीकी खराबी के हवाले से कोई वजाहत अभी तक नहीं दी गई है। गूगल अभी खुद भी जवाब जो है वो नहीं दे पा रहा, वो खुद भी कंफ्यूज है कि ये हुआ क्या, आखिर इतनी कीमतें करेंसी की कैसे नीचे आ गई। तो जनाब, जहाँ पर बात अब पैसे की हो रही है तो कुछ बात कर लेते हैं टिकट्स की, जो कि इस वक्त PSL की चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम जो पाक भारत की टिकटें हैं वो फ़रोख्त हो चुकी हैं। तो ये टिकटें कितने में फ़रोख्त हुई हैं, अगर आपको बताऊं कि 3 अरब 40 करोड़ पाक भारत टाकरा हो और कोई देखने ना जाए, ये कैसे हो सकता है। तो ये 3 अरब 40 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हो चुकी हैं पाक भारत मैचेस की टिकट्स, जो कि दुबई में होने जा रहा है। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी में 23 फरवरी को शेड्यूल है पाक भारत टाकरा। और जिस तरह से हम बात करते हैं कि शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान में भी बहुत हैं, भारत में भी मौजूद हैं और पूरी दुनिया में ये टाकरा देखने के लिए शायकीन क्रिकेट जो है वो ऐसे उमड़ आते हैं। तो बहुत जल्दी टिकट फ़रोख्त हो चुके हैं, तमाम टिकट बल्कि फ़रोख्त हो चुके हैं और इतनी भारी भरकम कीमत पर फ़रोख्त हो चुके हैं। इसके अलावा जो दीगर जो वहाँ पर होने वाले मैचेस हैं उनके भी टिकट फ़रोख्त हो चुके हैं और वो हैं 88.55 मिलियन दरहम में फ़रोख्त हो चुके हैं जनाब। बहुत ही भारी अमाउंट है जो कि दुबई में इस वक्त फ़रोख्त हुए हैं टिकट। पाकिस्तान में भी टिकट्स की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। हमने आपको बताया था कि अब फिज़िकली भी आप टिकट्स ख़रीद पा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी। तो पाकिस्तान की मेज़बानी में ये होने वाला शानदार टूर्नामेंट है जिसका आगाज़ 19 फरवरी को कराची के नेशनल स्टेडियम से होगा, फिर उसके बाद 23 फरवरी को, क्योंकि दुबई में शेड्यूल है मैचेस, तो कौन कौन देखने जा रहा है ये आप लोग अब टिकट्स खरीदने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। मैं तो देखने जा रही हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर देखने जाइएगा। तो जनाब, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं PSL की। तो PSL 10 के लोगों की रुनमाई भी कर दी गई है, रिवील कर दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से। पाकिस्तान सुपर लीग का जो लोगो था वो आप देख सकते हैं आप अपनी TV स्क्रीन पर। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के 10वें एडिशन का लोगो जारी किया है। तो ये इवेंट 10वां एडिशन है, 8 अप्रैल से 19 मई तक खेला जाएगा। तो जनाब, इस वक्त मैचेस की भरमार है। PSL के CEO सलमान नसीर ये कहते हैं कि 10वें एडिशन की मुनासबत से लोगो तरतीब दिया गया है। लोगों का एक नुमाया अंसर 6 बोल्ट और एक दूसरे से जुड़ी हुई लाइंस हैं जो 6 फ्रेंचाइजेस को खिराज तहसीन पेश करती हैं। तो बड़े खूबसूरत लोगो है जो अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा जनाब, हम मैचेस की बात करें और फिर हमारा सबसे मेगा इवेंट जो कि इस वक्त जारी है वो है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी। 4 वेन्यूज़ हैं, 8 टीमें हैं और 1 ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो मेला सजने जा रहा है, होने क्या जा रहा है, आखिर चैंपियंस ट्रॉफी किसकी होगी। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो लाहौर पहुंच चुकी है और हम देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी ने काफ़ी टूर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान का टूर करना था चैंपियंस ट्रॉफी ने, मुख्तलिफ शहरों में गई, वहाँ पर लोगों ने उसको देखा, महजूज हुए और जो एक नज़ारा था चैंपियंस ट्रॉफी का, और सबके दिलों से यही दुआ निकली कि काश ये पाकिस्तान के नाम हो जाए। लेकिन इसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा हमारी पाकिस्तानी टीम को, हमारे खिलाड़ियों को। और जिस तरह से सिलेक्शन हुई है, लगता नहीं है कि उस तरह से टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी ला पाएगी, क्योंकि काफ़ी तनकीद हो रही है इस स्क्वाड के ऊपर जो कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तश्कील दिया गया है। स्क्वाड की बात करूं तो बाबर आजम हैं, फ़खर जमान हैं, कामरान गुलाम हैं, सऊद शकील हैं, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, इसके साथ फ़हीम अशरफ है, खुशदिल शाह है। अच्छा, मैं यहीं पर अगर कुछ रुकूं तो जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि उस्मान खान, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह, ये वो नाम है जिनके ऊपर खासी तनकीद हो रही है। कहा जा रहा है कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है या फिर ये कोई सिफारिशी हैं, पर्ची है या क्या कुछ है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस बुनियाद पर इन तमाम खिलाड़ियों को, इन तीनों खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। और अगर हम देखें इन खिलाड़ियों के साथ अगर हम मैदान में उतर रहे हैं तो जो हम देख रहे हैं कि भारतीय क्रिकेटर हैं वो कहते हैं, रवि शास्त्री, वो ये कहते हैं कि मैं फाइनल के अंदर सिर्फ देख रहा हूँ भारत को और ऑस्ट्रेलिया को। तो जब भारत और ऑस्ट्रेलिया को आप देख रहे हैं तो पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आता। शायद हमारे स्क्वाड को देखते हुए इस वक्त रवि शास्त्री भी अपने जो अंदाजे हैं वो लगा रहे हैं कि क्या जो है वो पाकिस्तान फाइनल में नहीं हो पाएगा। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, हम उनकी जानिब जाएंगे, हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे हमारे
उनसे हम गुफ्तगू कर लेते हैं कि क्या कहते हैं। हमाद सदीकी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद सदीकी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्क्वाड का ऐलान हुआ, वैसे भी हम भी तनकीद कर रहे थे, आपके साथ बैठ के मिल बांट के हम भी तनकीद का हिस्सा थे कि किस तरीके से इस वक्त हो रहा है। जो हम सारी देख रहे हैं सिलेक्शन, कहा जा रहा था कि पर्ची है, फिर कहा जा रहा था कि ये सियासी असर और रसूख है, और किस तरह से सिलेक्शन हुई इसके ऊपर अगर हम बात कर लें पहले, और फिर साथ ही रवि शास्त्री जिस तरह से कहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, नज़र आ रहा है तो सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम इसी टीम के साथ मैदान में उतरते हैं तो आपको लगता है कि रवि शास्त्री का जो इस वक्त कहना है वो सच भी साबित हो सकता है? देखिए, रवि शास्त्री को सिर्फ ये पता चले कि 1992 में भी पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं राइट ऑफ किया गया था, फिर 2009 का T20 वर्ल्ड कप उसमें भी राइट ऑफ किया गया, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट जो हुई उसमें भी राइट ऑफ। पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल, इसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान ऑन द डे हमेशा ये कहा जाता है कि अच्छी से अच्छी टीम को हरा भी देगी और कमजोर से कमजोर टीम को से हार भी जाएगी। तो यही अनप्रेडिक्टेबल का जो है लगा हुआ है। लेकिन जो सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान टीम की वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। मुझे टीम का वो बैलेंस नहीं नजर आ रहा। टीम को आप ग्रूम करते हैं किसी मेगा इवेंट से, कुछ साल 2 साल पहले एक टीम ले को चलते हैं, और फिर हर प्लेयर को उसकी पोजीशन पे आप चेक करते हैं कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल प्लेयर है जो पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर सकता है। अगर लास्ट 3 सीरीज देख ली जाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हमने जाके 3 वनडे खेले, फिर जिम्बाब्वे में और फिर साउथ अफ्रीका में, तो हम जिस को लेकर गए थे उनमें से जिन प्लेयर्स को हमने नहीं सिलेक्ट किया उनके साथ बड़ी ज्यादा, हालांकि उन्होंने डिलीवर किया। मैं बैटिंग की बात कर ली जाए तो इरफान खान नियाजी एक जबरदस्त हमें प्लेयर मिला जो डाउन द ऑर्डर, मौका नहीं मिल रहा उनको, ऊपर है तो वो ऊपर के नंबर के बैट्समैन, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की टीम पोजीशन ही वो 6-7वें नंबर पे आके एक सब्सटेंशियल बड़ी इंपैक्टफुल इनिंग खेल के जा रहे थे, और एक कंप्लीट पैकेज फील्डिंग में स्ट्रगल करते हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी फील्डर। मैं कहूंगा कि उनसे अच्छा फील्डर हमें नहीं नजर आएगा। एक जमाने में हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो इरफान खान नियाजी गन कहा जाता है उनको, तो ऐसे वो वैल्यू है आपकी टीम में, तो उनको क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया ज्यादती? देखिए, प्लेयर को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, आप उसको लॉन्गर रन दे, आप मेगा इवेंट आया आपने उनको बाहर कर दिया, अच्छा चले मैं मान लेता हूँ बाहर कर दिया, उनकी रिप्लेसमेंट किसको लेकर आए जिसने परफॉर्म ही नहीं किया? हम फहीम अशरफ का आपने कि जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बॉलिंग एवरेज देखी जाए, मिड की बॉलिंग एवरेज, मतलब कहीं से, और बैटिंग 9 की एवरेज, तो ये जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आप उनको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट करें और किसी और साथ एक और पे अगर इनका मुकाबला कर लिया जाए तो आमिर जमाल इनसे फार बेटर, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर, तो उन पे इन्वेस्ट करने के बाद और इस मेगा इवेंट में उनको ना कंसीडर करना, सिलेक्शन कमेटी जिसमें आखिर हमाद भाई, हमारे इस वक्त सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो सिलेक्शन हुई है वो बिल्कुल मेरिट पे हुई है, और वो तो हल्फिया ये कहते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है जो सिलेक्ट कर रहे थे वो लोग ये कहते हैं कि हम हल्फिया ये कह सकते हैं कि ये तमाम जो सिलेक्शन हुई है ये बिल्कुल दुरुस्त हुई है और ये मेरिट के ऊपर हुई है। अगर ये मेरिट पे हुई है तो जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे, जिनको बाहर बिठाया गया और जिनके साथ आप बता रहे कि नाइंसाफी हो गई है, वो भी मेरिट के मुताबिक हुई है। फिर मेरिट मैंने वही आपको बता दिया ना कि 100 की बॉलिंग एवरेज और 9 की बैटिंग एवरेज, कौन दुनिया की कोई टीम नहीं सिलेक्ट करेगी, इवन क्लब क्रिकेट नहीं आपको सिलेक्ट करेगी इस परफॉर्मेंस में। आप तो पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर से चले देखिए, फॉर्चुनेटली साइम अयूब बड़े अच्छी फॉर्म में आ गए थे और हमें नजर आ रहा था कि पावर प्ले, शॉर्टर फॉर्मेट में पावर प्ले सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें हमें अच्छा स्टार्ट मिल सकेगा। ऐसा प्लेयर जो 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से बाउंड्री लगाने की सलाहियत रखता है अलॉन्ग विद फखर जमान, तो हमें बहुत अच्छा देंगे। लेकिन चले वो जगह फखर जमान है, और साथ साथ अब दूसरे जो ओपनर की स्लॉट है वो शायद बाबर आजम और सऊद शकील फिल करें। बाबर आजम का रोल है शीट कि वो 50 ओवर्स पूरी बैटिंग करेंगे और उनके अराउंड बाकी बैट्समैन, ये ना हो कि पाकिस्तान 50 ओवर्स से पहले बोल्ड आउट हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की 20 ओवर्स भी हम नहीं खेल पाते हैं उससे पहले। तो बाबर का रोल है कि इंश्योर करे कि पाकिस्तान कम से कम 50 ओवर खेले और 50 ओवर में ऐसा टोटल बोर्ड पे लगाए कि जो डिफेंडेबल हो, और उनके अराउंड बाबर के बाद फिर सऊद शकील ऐसे है जिनके पास वो टेक्निक है, जो टेम्परामेंट है कि वो विकेट पे स्टे कर सकते हैं। हमारे इस वक्त तनकीद तो बहुत हो रही है इस सिलेक्शन के ऊपर, आपको लगता है या कोई तारीख ऐसा बताती है, इससे पहले ऐसा दोहराया जा चुका हो कि हम देखें कि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर जब तनकीद हो या खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद हो तो मेगा इवेंट से पहले खिलाड़ियों में कोई तब्दीली की जाए टीम के अंदर, स्क्वाड के अंदर, और फिर सेफ फ्री की सीरीज भी तो होनी है, अगर उसके अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप समझते हैं कि तब्दील भी किया जा सकता है इन खिलाड़ियों को रिप्लेस करने के लिए? ऑलरेडी खिलाड़ी क्योंकि हमारे पास मौजूद तो हैं। जी, बिल्कुल तब्दील किया जा सकता है, और 11th ऑफ फरवरी जो है वो लास्ट डेट है। अगर आपने कोई
चेंजेस करनी है तो आप आईसीसी को लिख कर दे सकते हैं, वो रिप्लेसमेंट आपको मिल सकती है। लेकिन उससे पहले जैसे आपने कहा सीरीज है उसमें देखा जाएगा। फिर वही बात कि 3 सीरीज में हमने देख लिया था, तो ये नई ट्राई सीरीज में देखने की समझ नहीं आती। दुनिया की बाकी टीमें सब पिचेस पे मैच हो रहा है, 4 स्पिनर्स, इंडिया ने 4 स्पिनर्स खिलाए, अपनी टीम में सिलेक्ट किया। हम 1 स्पिनर के साथ जा रहे हैं, वो भी अबरार अहमद। मुझे नहीं लगता कि मिस्ट्री इतना सक्सेसफुल होगा। हमने टेस्ट सीरीज में नुमान और साजिद अली से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ली, जिन्होंने आपको टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड और अगेंस्ट वेस्ट इंडीज भी जीते। तो बेस्ट ऑप्शन वो थे कि प्रॉपर स्पिनर, एक्सपीरियंस स्पिनर आपकी टीम में होते। हमारे भाई अगर हम देखें भारत की अगर बात करें तो वहां पर भी आप देखें उन्होंने 3 स्पिनर के साथ स्क्वाड तश्कील दिया है, हम 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतर रहे हैं। क्या हम कम्पीट कर पाएंगे या फिर वही बात सच साबित होगी कि फाइनल से पहले ही हमारी टीम जो है वो आउट हो जाएगी, हमारी टीम निकल जाएगी इससे? और फिर जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग भी कह रहे हैं, उन्होंने किस बिहाफ पर पाकिस्तान को फेवरेट टीम करार दिया, वो कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी उन्हीं की होती हुई नजर आ रही है पाकिस्तानियों की, तो ये भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, होम कंडीशन है पाकिस्तान को। एक तो ये है कि एलियन कंडीशन नहीं है, अपनी पिचेस पे खेल रहे हैं। ये होता है कि आप दूसरे ममालिक में जाके खेलते हैं तो वहां की कंडीशन से आप यूज टू नहीं होते। कम से कम ये आपको डर नहीं कैसी होंगी, आप इन पिचेस पे खेले हुए तो आपको अडेप्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मुझे जो अफसोस हो रहा है कि अबरार अहमद को आपने खिला तो दिया। अबरार अहमद फील्डर बहुत कम, 50 ओवर में 20 ओवर में तो चले आप कहीं ना कहीं छुपा लेंगे, 50 ओवर में उनको फील्ड में कहाँ प्लेस करेंगे? तो उनसे अभी भी शादाब खान है उनसे कहीं बेहतर ऑप्शन, क्योंकि कंप्लीट पैकेज है। शादाब खान फील्डर जबरदस्त है, शादाब खान ट्राई करते हैं और चलें बॉलिंग जितनी वो करेंगे उतने शादाब भी कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर की कामरान गुलाम, तैयब ताहिर और उस्मान खान की परफॉर्मेंस तो हमने देख ली इन ऑस्ट्रेलिया, इन जिम्बाब्वे, इवन जिम्बाब्वे में शॉर्ट पिच बॉल पे वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते थे। तो उनकी शॉर्ट कमिंग सामने, कोई ऐसी इनिंग भी उन्होंने नहीं खेली, लेकिन उसके बावजूद उनको सिलेक्ट कर लिया गया। ये ज्यादती होगी। हमें ऊपर से अगर ओपनर इमाम को खिला लेते, वो बेटर ऑप्शन थे। साइम अयूब नहीं है तो विकेट कीपर हमें एक एक्स्ट्रा और चाहिए था रिजवान के बैकअप के लिए। तो हमारे पास मोहम्मद हारिस बहुत जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन और विकेट कीपर था, जो कमी किसी हद तक पूरी कर सकता था, और वो अगर अपने उसका बैट चल जाए तो वो अकेला मैच जिताने की सलाहियत रखता था। तो ऑप्शन जो थे वो उनको सही तरह पिक नहीं किया गया। मिडिल ऑर्डर की बात की जाए, वो बैट्समैन कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उस्मान खान, कंसिस्टेंसी नहीं है। हमारी टीम का इशू यही आ जाता है। फिर उसके बाद से रिजवान और सलमान अली अगर चले स्टेबल है, लेकिन फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो अब्बास आफरीदी इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन साउथ अफ्रीका, इवन ऑस्ट्रेलियन कमेंट ये जबरदस्त फ्यूचर है पाकिस्तान का, और बिग बैश लीग में इसको पिक करना चाहिए। तो हमारी बैटिंग लाइन की तो हम हमेशा बात कर रहे हैं, लड़खड़ाती हुई नजर आती है। इस बार जिस तरह से हम देख रहे हैं, हमारी बॉलिंग फील्ड जो है वो भी कमजोर है। इस बार हम लोगों ने इन्हसार किया है हमारे ऑलराउंडर पे, तो आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला होगा? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए, हम अपने फास्ट बॉलर्स को चले ले लेते हैं, शाहीन शाह और नसीम शाह अपनी पीक पे तो नो डाउट ऑटोमेटिक सिलेक्शन थी इनकी, लेकिन जब से इनकी इंजरीज हो गई हैं, इनकी पेस दोनों की कम हो गई है। पेस कम होने की वजह से ट्राई कर रहे होते हैं कि बैट्समैन को आउट फॉक्स करें, वेरिएशन लाएं। पहले ये फुल लेंथ पे बॉल बड़े अच्छे पेस के साथ, स्विंग के साथ, आप सबको याद होगा रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल किस तरह शाहीन शाह, लेकिन जब से उनकी वो इंजरी के बाद पेस कम हो गई है तो उनकी इफेक्टिवनेस खत्म हो गई है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट था आपको अब्बास आफरीदी को पिक करना चाहिए। हाँ, पेस के लिए आप हारिस रऊफ है, आपके पास मोहम्मद हसनैन है, लेकिन हारिस रऊफ की भी बात की जाए तो ऑफ लेट ही इज वेरी एक्सपेंसिव इवन इन T20। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं? हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो कि T20 फॉर्मेट है, उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे उठा के पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान। तो T20 वो भी एक लीग और उसका इंटरनेशनल से कंपैरिजन, ठीक है, प्लेयर्स को अगर आप लाने लगेंगे तो पाकिस्तान टीम की जस्टिफिकेशन, हम तो इवन पाकिस्तान सुपर लीग में जो T20 में फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे थे, उस परफॉर्मेंस पे टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स को, तो थॉट प्रोसेस नहीं सिलेक्शन कमेटी का। और यही वजह है कि मेरा नहीं ख्याल के है तो हम डिफेंडिंग चैंपियन, अपने टाइटल का दिफा कर पाएंगे। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है गया, उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या पता पाकिस्तान का। देखिए, एक मैच, 2 मैच आप जीतेंगे, अच्छा मैच आप जीतेंगे, ओपनिंग मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड में, तो कॉन्फिडेंस आ सकता है।
और दुरुस्त। और कॉन्फिडेंस अगर की अभी गेम है भी ये। स्ट्रेटेजी हमारे खिलाड़ियों ने अच्छी अपनाई तो हो सकता है कि हम लोग ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये अपने हाथ में ही रख पाएं और हम एक फेवरेट टीम करार पाएं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमाद सदीकी साहब मौजूद थे और राय भी है और हम सबकी राय ये है कि जो सिलेक्शन हुई है वो मेरिट पर नहीं हुई है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ये कहती है कि ये जो सिलेक्शन थी वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर है। हम जो तैयारियाँ हैं वो भी उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हमने लाहौर स्टेडियम का अहवाल जाना था, अब कुछ रुक कर लेते हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का भी। मेगा इवेंट की तैयारियां वहां पर भी जारी थी, ताज़ीन व आराइश का काम हो रहा था, जो कि कहा जा रहा था कि 95% काम मुकम्मल कर लिया गया है। तो ग्राउंड में नई कुर्सियां नस्ब की जानी थी, क्या वो हो चुकी हैं? SMDs तनसीब उनकी हो चुकी है, ये हम जानते हैं। किरण खान वहां पर मौजूद हैं। किरण खान, आप बताइएगा काम क्या आखिरी मराहल में पहुंच चुका है और कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? यस जुनेद और इशाल, अगर हम आपको बताएं तो पिंडी स्टेडियम इज सेट टू होस्ट चैंपियन ट्रॉफी। इस वक्त हम पिंडी स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। आज मीडिया को स्पेशली बुलाया भी गया था ताकि बताया जा सके कि कितना काम जो है वो पिंडी स्टेडियम के अंदर कंप्लीट कर लिया गया है। तो मैं आपको अगर बताऊं तो जहां पर 95% जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। आर्ट इंक्लोजर्स के अंदर जो सीट्स लगाने का काम था वो कंप्लीट हो गया। इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ ये चेयरमैन VIP बॉक्स कहलाते हैं और साथ में टीम्स का डग आउट भी कहलाता है। इस वक्त जो मेरे कैमरामैन आपको मेरे राइट साइड पे बिल्कुल दिखा रहे हैं, ये टीम का जो डग आउट है और जहाँ पे जो VVIP बॉक्सेस हैं अब ऑन द लास्ट मोमेंट वो जो है बनाए जा रहे हैं। A और B राइट और लेफ्ट साइड पे बनाए जा रहे हैं। तो जहाँ पे ये काम चल रहा है, जहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह भी लगाई जा रही हैं, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम है वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये जो खिलाड़ी जहाँ से जब निकल के आते हैं, अगर आप मेरे कैमरामैन मेरे राइट साइड पे दिखाएं तो यहाँ से खिलाड़ी जो हैं वो नीचे उतर के आते हैं और फिर वो जो है ग्राउंड के अंदर जाते हैं। तो ये वो जो एरिया है इसको भी जो है जहाँ पर इसकी सेटिंग को चेंज किया जाएगा और ग्राउंड के अंदर जो बैठने के लिए खिलाड़ियों के लिए डग आउट्स होते हैं वो जो है वो भी हम देख रहे हैं कि उनको भी ये डग आउट्स हैं जिनको तब्दील जहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर दिन रात जो है वो काम अभी भी चल रहा है। सामने बिल्कुल अगर जो आप देख रहे हैं वो मीडिया बॉक्सेस कहलाते हैं और VVIP वहाँ पर भी बॉक्सेस, हॉस्पिटैलिटी बॉक्स राइट और लेफ्ट साइड में मीडिया के बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप ग्राउंड में देख रहे हो तो जहाँ पर पिचेस जो हैं वो भी बनाई जा रही हैं, ग्राउंड जो है उसको भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ 2 SMD स्क्रीन्स क्योंकि जहाँ पर लगाई जानी थी, तो एक किला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर अगर दिखाएं तो वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, सिर्फ उसमें स्क्रीन्स लगना बाकी हैं, जबकि दूसरी में भी ऑलमोस्ट काम मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन जो VIP बॉक्स है जहाँ पर काम जो है थोड़ा सा रहता है, ये वो एरिया है जहाँ पर सोफ़ास लगाए जाएंगे VIPs के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक दिन में भी काम हो सकता है, अभी जहाँ पर क्योंकि 24, 25 और 27 को 3 मैचेस होने हैं। पहला मैच जो है वो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो दूसरा मैच है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो जहाँ पर होगा और तीसरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। किरण खान हमारे साथ मौजूद थी। रावलपिंडी स्टेडियम का काम भी ऑलमोस्ट मुकम्मल है, 95% हो चुका है और जो बाकी का है वो 1-2 दिन का काम बाकी रह चुका है। SMDs नस्ब करनी बाकी हैं और कुछ VVIPs के लिए सिटिंग का अरेंजमेंट करने हैं जो कि बहुत ही महदूद मुद्दत में हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया किरण खान, आप हमारे साथ मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। FIFA वर्ल्ड कप क्लब में पहली बार किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी की शमूलियत हो गई है और FIFA क्लब वर्ल्ड कप में ये पहली बार हुआ है ऐसा कि किसी पाकिस्तानी को शामिल किया गया है। हारिस ज़ेब हैं, न्यूजीलैंड के क्लब ऑकलैंड सिटी से मुआहिदा हो चुका है उनका और हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद। ऑकलैंड सिटी इसी साल होने वाले FIFA क्लब वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा। ऑकलैंड सिटी ने ओशियाना चैंपियंस लीग जीतकर FIFA क्लब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था और FIFA क्लब वर्ल्ड कप में ऑकलैंड का मुकाबला जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख, अर्जेंटाइन के बोका जूनियर और पुर्तगाल के क्लब के साथ होने जा रहा है। तो हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि अब पाकिस्तानी भी उसका हिस्सा होगा क्योंकि फ़ुटबॉल हमारे यहाँ भी बहुत पसंद किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत पोटेंशियल मौजूद है और पाकिस्तान से जब इस तरह के सितारे हमारे, इस तरह के बच्चे हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए आगे आते हैं तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त
हमारे पाकिस्तानी हर जगह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नजर आ रहे हैं और अब फीफा वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानियों का शुमार होगा। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि हर्निया एक बीमारी है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, ऑपरेशन करवाए बिना आप किस तरह से इस मर्ज से बच सकते हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन और बात कर लेते हैं किंग खान की, शाहरुख खान की, जिन्होंने अपने बेटे आर्यन के लिए नेटफ्लिक्स शो की तशहीर की है। वीडियो वायरल हो चुकी है बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे की और आर्यन खान जो है वो नेटफ्लिक्स शो में दिलचस्प अंदाज में ऐलान करते हैं जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त आप देख सकते हैं। कुछ होता यूँ है कि आर्यन खान जो है वो कुछ शूटिंग कर रहे होते हैं और शूटिंग जो है वो चल रही होती है और जो हीरो होता है या अदाकार होता है वो बार बार जो है वो डायलॉग सही से अदा नहीं कर पाता और फिर वो जब डायलॉग अदा नहीं कर पाता तो डायरेक्टर की जानिब से हिदायत दी जाती हैं कि एक बार फिर से आप ज़रा जज्बात को बीच में शामिल कीजिए और फिर बोलिए। और वो ट्रेलर क्या है वो आपको पहले दिखाते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। शाहरुख खान जब ये कहते हैं कि क्या तुम्हारे बाप का राज है और आर्यन खान का कैमरे के पीछे से एकदम से सर को निकालना और कहना हाँ, बड़े मुनफरिद अंदाज और बड़े खूबसूरत अंदाज है। और फिर शाहरुख खान जब वो अपने बच्चों के लिए ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने जो तमाम देखने वाले चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि जो मोहब्बत आप मुझे देते हैं उससे 50% मोहब्बत थोड़ी सी निकाल कर 50% निकाल कर आप आर्यन और जो उनकी बेटी है उसको भी दे दें। तो ये जो बाप का एक दिल है, मोहब्बत करने वाला दिल है, वो यकीनी तौर पर यही रिक्वेस्ट कर सकता था अपने तमाम देखने और चाहने वालों से। तो जी SRK ने जो इस वक्त वीडियो वायरल की है, वीडियो जो बनाई है और जो हम देख रहे हैं नेटफ्लिक्स की फिल्म की, बहुत ही मशहूर हो चुकी है, बहुत वायरल हो चुकी है। हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस आर्यन खान को। हम आगे बढ़ते हैं और शादियों का सीज़न है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सितारे शादी कर रहे हैं, कुछ बिजनेस टाइकून भी शादियां कर रहे हैं, उनके बेटे बच्चे भी शादियां कर रहे हैं। तो जनाब मैं बात कर रही हूँ भारत के बिजनेस टाइकून गौतम अडवाणी की, जो कि सबसे छोटे साहबजादे जीत अडवाणी की शादी करने जा रहे हैं और ये शादी फरवरी के अंदर ही हो रही है। और आपको बताएं कि जो जोड़ा है वो बताया जा रहा है कि दिल्ली की एक NGO फैमिली है, फैमिली ऑफ डिसेबल, उनकी शराकतदारी से ये शादी करने जा रहे हैं। डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा हैं, उनके बनाए हुए ड्रेसेस पहने जाएंगे, जो कि पहले से अंबानीज़ की शादी में भी हिदायतकार रह चुके हैं, तख्लीकी हिदायतकार का काम सर अंजाम दे चुके हैं। तो इस शादी में कौन कौन होगा, अगर तमाम मेहमानों की लिस्ट पर बात की जाए तो बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात शिरकत करने जा रहे हैं, जिनमें टेलर स्विफ्ट हैं, एलन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं, मार्क जकरबर्ग हैं, डैनियल क्रेग हैं, जस्टिन बीबर हैं, कैनी वेस्टन है, कार्डेशियन बहनें हैं, राफेल नडाल हैं, दिलजीत दोसांझ हैं और सुंदर पिचाई हैं, सुनीता नडेला और इस तरह से कोल्ड प्ले और हत्ता कि किंग चार्ल्स और पॉप भी शामिल होंगे। तो क्या ये तमाम लोग इस शादी में शिरकत करने जा रहे हैं? मशहूर शख्सियात का जो महाकुंभ होने जा रहा है वो इस शादी में क्या होने जा रहा है ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन आज से जो है वो इनकी शादी की तमाम तर तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज से ही उनकी तकरीबात भी शुरू हो जाएंगी और कहा जा रहा है कि 300 के करीब इसमें मेहमान मद्दू होंगे। अब हम जनाब कुछ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी दुल्हन की, क्योंकि शादियों की बात हो रही है, वैसी दुल्हन की बात करते हैं जो कि एलोपेशिया की मरीज़ हैं और उनके तमाम सर से बाल जो है वो उतर चुके थे, वो बालों से महरूम थी, लेकिन उन्होंने अपनी पुरएतमादी के बायस लोगों के दिल जीत लिए हैं और ये वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी है। बहुत सारी माशरती रवायात या उनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ़ अगर कुछ भी होता है ना तो वो फिर सामने आ जाता है और उसको सराहा भी जाता है। ये भारतीय नजाद हैं, बरतानवी शहरी नहर, जिन्होंने बिल्कुल ऐसा किया है। नहर जो है जब वो उनकी वीडियो वायरल हुई तो वो देखा जा सकता है उन्हें कि वो दूल्हे की तरफ जा रही हैं सुर्ख लहंगा पहने हुए, और जब वो पास जाती हैं दूल्हे के तो वो जाकर एकदम से अपना दुपट्टा उतार देती हैं और फखरिया अंदाज से अपना जो गंजा सर था, बिना बालों के सर था, वो दिखाती हैं। बड़ी खूबसूरत ये दुल्हन है और उन्हें दुल्हा भी जिस तरह से वेलकम कर रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, तो ये बात तो माननी पड़ेगी, इस पर तो हमारा कामिल यकीन है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। ऊपर से बता दिया गया है, लोगों को एक दूसरे के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, जोड़े बना दिए गए हैं। तो ये खूबसूरत जो कपल है, बहुत सारी दुआएं इनके साथ हैं हमारी तरफ से, इसी तरह से खुश रहें और एक
एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। तो जनाब, एक और हमारे साथ इसी तरह की शादी है जिसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। किसी जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला जो मरीज़ होता है वो पल पल जीता और पल पल मरता है। ऐसे मौके पर अपने प्यारों की हमदर्दी मरीज़ के हौसले को बढ़ाती है, उसे ज़िंदा रहने के लिए एक नई जान उसके अंदर फूंक देती है। तो एक ज़िंदा मिसाल है, बरतानिया में ही बोन कैंसर की वजह से जो लड़की है वो टांग से महरूम हो गई है, एली डेक्सन। इनकी शादी के चर्चे हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बोन कैंसर के बायस एली एक टांग खो चुकी हैं। व्हील चेयर पर बैठी हुई ये दुल्हन का हौसला देखने से ताल्लुक़ रखता है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि एली के पास कुछ ज़्यादा नहीं 6 माह का वक्त बचा है, और फिर भी वो जो 6 माह का वक्त है उन्हें उसमें महसूस हुआ कि उन्हें एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। और लाइफ पार्टनर ने भी कितनी हिम्मत दिखाई है उस शख्स ने जिसने उन्हें लाइफ पार्टनर के तौर पर चुना है। और अब ये शादीशुदा एक कपल हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक दूसरे को अपनाना, और फिर जब किसी की कोई कमज़ोरी कोई कमी हो उसको उसकी महरूमी ना बनने देना, बल्कि उसके साथ अपने कदम से कदम मिलाकर खड़े हो जाना और उसको सहारा देना, उसको साथ देना बहुत बड़ी नेकी भी है और बहुत ही खुशी का पहलू भी है। और हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं एली के लिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं उस मसले की जो कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ही ये मर्ज़ मौजूद है। नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसकी तशख़ीस के तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ये बीमारी बहरहाल मौजूद है, वो है हर्निया। तो हर्निया क्या है, और अगर कोई शख्स अपने पेट में गांठ महसूस करता है या उसका कोई उभरा हुआ हिस्सा महसूस करता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसे हर्निया हो चुकी हैं। इसका इलाज क्या है, किस तरह से मुमकिन है, हम इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इसहाक, हर्बलिस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर इसहाक साहब आपको। डॉक्टर साहब, ये हर्निया जो मर्ज़ है सुनने में तो ये बहुत बार आया है, लेकिन इसको किस तरह से इसकी तशख़ीस हो पाएगी, किस तरह से पता चलेगा मरीज़ को कि वो हर्नियों का मर्ज़ उसे लाहक हो चुका है? देखिए जी, हर्निया एक लफ्ज़ जो है वो यूज़ तो किया जाता है कि हर्निया, लेकिन यह है कि बहुत से स्पॉट में ये होता है। कोई इंग्वाइनल हर्निया भी हो सकता है, एम्बलाइकल हर्निया भी हो सकता है, ठीक है जी। इसको गुरेन एरिया के अंदर हर्निया भी हो सकता है, इंसीजनल हर्निया भी हो सकता है। हर्निया यह है कि जैसे आम एक बंदा जो सादा लो आदमी है, जब वो खड़ा होता है तो उसको अगर ये महसूस करे कि मैं खड़ा हुआ हूँ और पेट में से मेरे यहाँ से कोई गांठ सी बाहर को आ रही है, ठीक है जी, या कोई जगह पर उभार सा है वो बाहर को आ रहा है, या नाफ के एरिया में उभार सा बाहर को आ रहा है, या उसके गुरैन एरिया के अंदर बच्चे को या बड़े को किसी को भी आप ये देखें कि वो साइड बड़ी हो रही है और उसमें वहां पर उभार सा बाहर को आ रहा है, तो ये हर्निया है। हर्निया एक्चुअली लफ्ज जो है वो ये है कि किसी चीज में से दूसरी चीज का बाहर की तरफ को निकल आना, ये हर्निया है। तो अब यह है कि अम्बलाइकल हर्निया भी है, इंसिजनल हर्निया। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ इकसाम है, मुख्तलिफ इकसाम है। हर्निया एक लफ्ज़ नहीं, मुख्तलिफ इकसाम है इसकी, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इसके वक्त हमारे जो कॉमनली हमारे लोगों में है कि तकरीबन को 75 to 80% जो लोगों में है वो इंग्वाइनल हर्निया होता है, जो हमारे गुरैन एरिया में होता है। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये इसकी वजूहात ये होती हैं कि आप इंटरनली कमज़ोर होते हैं, आपके मसल्स कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर बिल्ट होता है वेंस का बॉडी के ऊपर, बेली के ऊपर या स्किन के किसी भी पार्ट के ऊपर, और फिर वो बाहर की तरफ पुश करते हुए बाहर की तरफ आ जाती हैं और समटाइम फट भी जाती हैं। कितना खतरनाक ये मर्ज़ है, और अगर इसका आपको पता चल गया है तो कितनी जल्द इसका इलाज जो है वो ज़रूरी है, इसके ऊपर देखिए इंशाल्लाह बात ये है कि ये कोई भी डिजीज़ जो है ना उसका स्टार्ट में ही अगर कवर कर लिया जाए तो वो कवर होती है, वरना फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये होती क्यों है। एलोपैथिक के अंदर इसको कहा जाता है कि मस्कुलर वीकनेस, लेकिन अगर हम हर्बलिस्ट हैं, हर्ब्स के अंदर इसको कहा जाता है तहलील उजलात, यानी कि उजलात आपके इतने कमजोर हो गए हैं, तहलील हो गए हैं कि वहां से वो कमजोर हो गए हैं और दूसरी चीज का प्रेशर को बाहर को आ चुका हुआ है। असल में ये मसल वीकनेस ही होती है, और मसल वीकनेस होती ही उस शख्स को है जिसके अंदर वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाए। इन्फ्लामेशन के बगैर कभी भी कोई चीज वीक नहीं होती। और हमारे ये खाने पीने, बाकी ये है कि नुकसान कितना होता है। अगर आप ये बंदा कहता अच्छा कोई गल नहीं, खैर है, कुछ नहीं होता, वो ट्रीटमेंट नहीं करता उसकी, तो डेफिनेटली बात है कि किसी भी दिन, अभी तो वो सिर्फ थोड़ी सी यूं करके बाहर को निकली हुई है, लेकिन आगे जो झिल्ली लगी हुई है, जिस दिन वो फटी बाहर को आती है, अगर उसकी आंत बाहर निकलेगी तो आपके सागर वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि हम क्या डाइट में ऐसी कुछ चीज़ें खाते हैं जिसकी बायस ये हो जाता है, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं वो तो है कि हमारे अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाना, हमारा अंदर से वीक हो जाना, वो किन वजूहात की बिना पर हो सकता है, वो भी बताइएगा। और फिर क्या हमारी डाइट ऐसी है कि आजकल इतने ज़्यादा ये मर्ज़ भी फैल रहा है, और फिर कौन सी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा इसका शिकार होते हैं? एज ग्रुप तो कोई भी हो सकता है,
मैंने 60 साल के लोगों में भी हर्निया देखी है, और बच्चे जो पैदा होते हैं उनके लिए भी हर्निया देखी है। गुरेन एरिया के अंदर हर्निया, टेस्टिकुलर हर्निया जिसे कहते हैं, अमूमी तौर पर बच्चों के अंदर होती हैं ये, ठीक है। ये प्रॉब्लम उसकी मदर की होती है कि जब वो पेट में था तो माँ ने ऐसी ग़िज़ाएं खाई, ठीक है, उनका इन्फेक्शन जो होता है उस इन्फेक्शन की वजह से बच्चे के अंदर वो हर्निया आ जाती है। बाकी ये है कि ग़िज़ाएं जो भी लोग अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बच्चों की बात हो रही है तो हाइड्रोसीन एक बीमारी है जो बच्चों के अंदर बहुत सारी पाई जाती है, माएँ बड़ी परेशान है, क्या वो भी इसी से लिंक्ड है, जुड़ी हुई है? बिल्कुल इसी से होता है। हाइड्रोसील जो है ना वो वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है। ओके। कि एक साइड है जो दोनों साइडों पर ना पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है जी। ये बड़ों में भी होता है, बहुत ज्यादा होता है। बल्कि मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उन माओं से कि जिनके बच्चों को बचपन में कानपेड़े निकल आए, जिनको मम्प्स कहते हैं, ठीक है जी, कानपेड़े निकल आए वो, या जिनको हाइड्रोसिल हो, या उन जिनको हर्निया हो, वो बच्चों का बहुत एहतियात से और बहुत इलाज कराएं, वरना अदरवाइज बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके बाद वो इनफर्टल होगा, भांज हो जाएगा, उसमें से औलाद पैदा होना मुश्किल हो जाएगी। हम ये वक्ती तौर पर तो कहते हैं कि हाइड्रोसेल है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये उसके बाद बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है कि स्पर्म मोर्टेलिटी उसकी जो है वो डेड हो जाएगी, उसकी वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये इसी से ही रिलेटेड है कि उसके अंदर पानी पड़ा हुआ होता है, लेकिन जो हर्निया है उसमें से सिर्फ आंत बाहर को निकली होती है। बाकी ये है कि ग़िज़ाएं इसकी जो है, ये मैंने आपको बताया कि जब तक इन्फ्लामेशन नहीं होती तब तक कोई भी चीज़ वीक नहीं होती। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ग़िज़ाएं ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग ज़्यादातर स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनके लिए गैसेस ज़्यादा पैदा होती हैं, जिनको अम्बिलिकल हर्निया होती है, उनमें से अमूमी तौर पर औरतें ऐसी होती हैं कि जो बच्चे पैदा किए उसके बाद उन्होंने बेल्ट यूज़ नहीं की, क्योंकि बैली बड़ा होता है, प्रेशर ज्यादा पड़ता रहा। अब प्रेशर पड़ने की वजह से मसल्स वीक हो गए। जब वीक हो गए तो उसके बाद उन्होंने एहतियात नहीं की, कोई मसला नहीं, वही सब कुछ खाना पीना, पेट में गैस रही, कॉन्स्टिपेशन होगी, बेल्ट यूज नहीं किया, तो उन लोगों को ज्यादा हर्निया होने के चांसेस होते हैं। जो ज्यादा बैठते हैं लोग, खाते हैं पीते हैं और उसके बाद पेट यूं करके बड़ा निकलता है तो उनके वीक हो जाता है, तो किसी वक्त भी हर्निया हो सकती है। अच्छा, अपने बच्चों की बात की है तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी तो डाइट भी ऐसी नहीं होती है, वो तो ज़्यादा दूध के ऊपर होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, तो उनके अंदर क्या कॉजेज हो सकते हैं, किस वजह से वो इसका शिकार हो जाते हैं? बच्चे जो होते हैं ना इशाल, सबसे जो बच्चे होते हैं ना, ये सजा होते हैं माँ बाप को उनके बदपरहेजियों की। उनकी किसी ये बाय बर्थ लेकर पैदा होते हैं? 100% ये बाय बर्थ लेकर पैदा होते हैं। अगर एक पेरेंट्स हैं, उनमें से मदर या फादर, उसको गोनोरिया है, जिसको हर्बल में सुजाक कह देते हैं, ठीक है जी, लफ्ज एक ही है सरमानी कि सुजाक है या उसको गोनोरिया है, तो उनका बच्चा अगर पैदा होगा तो वो कोई ना कोई इन्फेक्शन लेकर पैदा होगा, या तो उसको हर्निया होगा, या स्किन की डिजीज होगी, या उनको कोई और डिजीज होगी। अब क्या है, उस बच्चे का कसूर नहीं है, लेकिन ये है कि पेरेंट्स का कसूर है कि उन्होंने अपना औलाद पैदा करने से पहले अपनी ट्रीटमेंट नहीं कराई। अगर वो पहले ट्रीटमेंट करा लें तो बच्चे के अंदर हर्निया या हाइड्रोसेल या स्किन की डिजीजेज वगैरह नहीं पैदा होंगी। लेकिन अगर वो कहते नहीं, परहेज नहीं करते, और हमारे माजत के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों के अंदर आती हैं और माँ बाप की गलती से आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर बात करते हो, जैसे मैं भी बड़े नपे तुबले अल्फाज में बात कर रहा हूँ कि हम डरते हैं कि दूसरा कहेगा ये तो बड़े बड़े बेशर्म है, ये तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बाद के जो आने वाले बच्चे हैं आपका फ्यूचर होते हैं, और आपको बहुत सारे मसाइल जो है उनकी वजह से दरपेश। इस साल हम अपने जनरेशन जो प्रोडक्शन दे रहे हैं ना, हम अपने आने वाली जनरेशन जो है ना उसको बर्बाद करते जा रहे हैं। लेकिन हम देखते जाते जाते आपसे ये जानना चाहूंगी कि हर्बलिस्ट जो है वो मेडिसिन ठीक है, ट्रीटमेंट उससे मुमकिन है, मेडिसिन या सर्जरी की तरफ ना जाना चाहें तो? अगर उसका प्रॉब्लम छोटा है, ठीक है, अभी उसके मस्कुलर लेयर जो है वो फटी नहीं है, थोड़ा है, तो उसको हर्ब से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर ज्यादा हो चुका हुआ है तो डेफिनेटली बात ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इसहाक, आप हमारे साथ मौजूद थे, और हम ये दुआ करते हैं कि अगर किसी को भी ये मसला हो चुका है तो वो फौरन डॉक्टर के पास जाएगा, रुजू करेगा डॉक्टर से, और एक मुफीद मशवरा लेगा, और फिर उसके बाद उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करेगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो चुका है, हम आपसे इजाजत चाहेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।